जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में। दोस्तों इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा बाबर के बारे में। दोस्तों हमने जाना कि बाबर के द्वारा किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के पाँचवें वंश जो कि लोदी वंश था, इसके शासक इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा पराजित किया गया एवं इसके बाद में दोस्तों मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसके द्वारा किस प्रकार से युद्ध नीतियाँ अपनाई जाती थी एवं इसके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, इन सब के बारे में दोस्तों हमने डिटेल से पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं एवं इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ना शुरू करते हैं हुमायूं के बारे में। आज हम जानेंगे दोस्तों हुमायूं के बारे में कि इसका शासन 1530 से लेकर 56 तक रहा। इसके बीच में दोस्तों 1540 से 1555 तक इसने किस प्रकार से घुमक्कड़ों का जीवन क्यों बिताया एवं बीच में शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 से शासन किया गया। तो इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 1530 से 1556 तक इसका शासन माना जाता है। दोस्तों इसका जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुमायूं का जन्म हुआ था। दोस्तों कहाँ पर इसका जन्म हुआ? तो इसका जन्म दोस्तों काबुल में हुआ था। दोस्तों 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ? तो 1530 ईस्वी में हुआ। दोस्तों आगरा की गद्दी पर हुमायूं इससे पहले बैठा नहीं था कि इससे पहले यह बदख्शां का सूबेदार हुआ करता था। तो याद रखिएगा, आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार हुआ करता था? तो यह बदख्शां का सूबेदार हुआ करता था। दोस्तों इसके पिता के निर्देशानुसार, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, इसके निर्देशों पर दोस्तों हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। इसके पिता की इच्छा थी कि इसके राज्य का बंटवारा इसके चारों भाइयों में कर दिया जाए। तो इसने दोस्तों बंटवारा कर दिया। काबुल, कंधार एवं पंजाब को अपने भाई कमरान को दे दिया तथा संभल को अस्करी को दे दिया गया तथा अरलवर एवं मेवाड़ को हिंदाल को दिया तथा बदख्शां की सूबेदारी अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को दे दिया था। दोस्तों जहाँ पर पहले आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले सूबेदार हुआ करता था हुमायूं, उसकी सूबेदारी दोस्तों सुलेमान मिर्ज़ा को यानी कि अपने चचेरे भाई को बदख्शां की सूबेदारी दे दिया हुमायूं ने। दोस्तों 1530 में शासन संभालने के बाद में 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा 1533 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की गई। दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। तो दोस्तों किसके बीच हुआ? तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध होता है। तो इस युद्ध में दोस्तों शेर खां विजयी हो जाता है। दोस्तों चौसा के युद्ध में जो कि 1539 ईस्वी में हुआ, इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है। दोस्तों इसी युद्ध के विजय के बाद में शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण कर ली। तो दोस्तों याद रखिएगा, शेर खां ने शेर शाह की पदवी कब धारण की? तो 1539 में चौसा के युद्ध के बाद शेर खां के द्वारा शेर शाह की पदवी धारण की गई थी। दोस्तों बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध उसी चौसा के युद्ध के जस्ट बाद 1540 ईस्वी में होता है। तो याद रखिएगा कन्नौज जो कि यूपी में है, यह 1540 ईस्वी में हुआ था। 17 मई 1540 ईस्वी को बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। या किसके बीच? तो फिर से दोबारा दोस्तों शेर खां एवं हुमायूं के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है। दोबारा से इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं पराजित हो जाता है। दोस्तों इस युद्ध में पराजित होने के बाद शेर खां के द्वारा आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। दोस्तों दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में इसने शासन की बागडोर संभाली एवं बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं को सिंध चला गया। हुमायूं सिंध जाने के बाद में दोस्तों 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों का जीवन निर्वासित किया था। तो दोस्तों 1540 में सिंध जाने के बाद में 1541 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया गया। उसके बाद में हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में निकाह करने के बाद कालांतर में महान सम्राट अकबर का जन्म होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अकबर की माँ का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम। महान सम्राट अकबर की माँ का नाम था। दोस्तों 1540 के बाद 15 वर्षों बाद
1555 का समय आया। तो इस समय दोस्तों सरहिंद का युद्ध होता है किसके बीच में, तो सूरी का शासक हुआ करता था सिकंदर सूरी। दोस्तों सूरी वंश का शासक सिकंदर सूरी का शासन चल रहा था, जो कि 1555 का समय था। इस समय दोस्तों सरहिंद का युद्ध हुआ, सिकंदर सूरी एवं हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं की विजय होती है। तो इस युद्ध में विजय के बाद दिल्ली की गद्दी पर पुनः हुमायूं बैठता है। तो दोस्तों हुमायूं के द्वारा कुछ प्रमुख युद्ध लड़े जाते हैं। तो इस युद्ध में दोस्तों पहला है देवरा का युद्ध, जो कि 1531 ईस्वी में हुआ। फिर दोस्तों आता है चौसा का युद्ध। इस युद्ध में 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। उसी के एक वर्ष बाद होता है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में 1540 में दोबारा से हुमायूं की हार होती है। इस युद्ध के बाद में दिल्ली का शासन शेर शाह सूरी के हाथों में चला जाता है। उसके बाद 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों का जीवन हुमायूं के द्वारा व्यतीत किया जाता है। उसके बाद दोबारा जब वापस आते हैं तो 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है सिकंदर सूरी एवं हुमायूं के बीच में। तो इस युद्ध में हुमायूं फिर से विजय कर लेता है एवं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों 1555 में दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठने के बाद 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार से हुई, तो दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार से हुमायूं जीवन भर गिरते पड़ते रहे, उसी प्रकार से गिरने के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई। तो दोस्तों इनके बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार से जीवन भर ये गिरते पड़ते रहे, उसी प्रकार गिरने पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों उनके बाद में हुमायूं नामा की रचना होती है गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं नामा की रचना की जाती है। इसमें दोस्तों एक बार लिखा गया है जब 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, तो उस समय चौसा का युद्ध जो कि बिहार में हुआ था, तो उस समय पर वहाँ से लौटते समय दोस्तों युद्ध हुआ, जो कि लौटते समय बीच में कर्मनाशा नदी को पार करना पड़ता था। तो उस समय उनको नदी को पार करने के लिए एक भिश्ती मिला था, जिसका नाम था दोस्तों निजाम सक्का भिश्ती। इसने दोस्तों हुमायूं को कर्मनाशा नदी पार करवाया था। दोस्तों कर्मनाशा नदी जो कि बिहार में इनका उद्गम होता है, ये उत्तर प्रदेश में भी बहती है। उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा में ये मिल जाती है। तो दोस्तों इस नदी को पार करने के बाद निजाम सक्का को हुमायूं के द्वारा दोस्तों इसे 1 दिन का बादशाह बनाया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा 1 दिन का बादशाह किसे बनाया गया, तो निजाम सक्का भिश्ती को हुमायूं के शासनकाल में 1 दिन का बादशाह बनाया गया। दोस्तों यह बादशाह बनने के बाद में इसके द्वारा चमड़े के सिक्के चलाए गए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा निजाम सक्का भिश्ती यह 1 दिन का बादशाह बना, इसने चमड़े के सिक्के चलवाए। तो दोस्तों इसकी जानकारी हमें यहीं गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूं नामा से मिलती है। तो दोस्तों याद रखिएगा 1 दिन का बादशाह कौन बना, तो निजाम सक्का भिश्ती, जिसने हुमायूं को नदी पार करवाया, इसने चमड़े के सिक्के चलवाए। तो दोस्तों ये था हुमायूं नामा, जो कि गुलबदन बेगम द्वारा रचित है। इसके बाद में दोस्तों जब 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी शासन किया, जब घुमक्कड़ों का जीवन हुमायूं के द्वारा व्यतीत किया जा रहा था, तो देख लेते हैं हम शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। कहाँ पर, तो सासाराम, जो कि बिहार में इसका जन्म हुआ। शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद खां। दोस्तों शेर शाह का बचपन का नाम था। दोस्तों इसके पिता का नाम था हसन खां इसके पिता का नाम था। फरीद ने दोस्तों एक बार एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। दोस्तों याद रखिएगा फरीद के द्वारा एक शेर को एक ही वार में एक तलवार के द्वारा मार दिया गया। इसकी बहादुरी को देखकर बिहार के सुल्तान बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। तो दोस्तों याद रखिएगा बहार खां लोहानी के द्वारा शेर खां की उपाधि फरीद खां को दी गई थी। क्यों दी गई थी, तो एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था, इसलिए बहार खां लोहानी के द्वारा शेर खां की उपाधि फरीद खां को दी गई थी। तो दोस्तों
शेर शाह के द्वारा कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया। उसके बाद सिंध चला गया, तो शेर शाह ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो कब किया? तो 1540 में कन्नौज के युद्ध या बेलग्राम के युद्ध 1540 के बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों 1540 से 1545 तक इसका शासन चला, जिसमें 22 मई 1545 ईस्वी में कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय शेर शाह की मृत्यु हो गई। दोस्तों उक्का नामक आग्नेयास्त्र था जिसमें आग की ज्वाला जलती थी, इसके चलाते समय शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों उस समय पर कलिंजर का शासक हुआ करता था कीरत सिंह। तो याद रखिएगा, कलिंजर का शासक कीरत सिंह हुआ करता था। शेर शाह का मकबरा दोस्तों जब 1545 में इसकी मृत्यु हो गई, तो शेर शाह का मकबरा बना तो सासाराम, जो कि एक झील के बीच में एक टीले पर ऊंचे स्थान पर निर्मित किया गया है। तो याद रखिएगा, झील के बीच में इसका मकबरा है। कहाँ है? तो सासाराम में है। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच में स्थित ऊंचे टीले पर निर्माण करवाया गया। दोस्तों शेर शाह के द्वारा कुछ कर भी वसूले गए एवं कुछ निर्माण भी करवाए गए, तो जान लेते हैं इनके बारे में। तो शेर शाह के द्वारा पैदावार का लगभग 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। दोस्तों कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। तो याद रखिएगा, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह के द्वारा किया गया। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। दोस्तों 1540 ईस्वी में शासन की बागडोर संभालने के बाद 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। दोस्तों शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी। तो जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है? तो कोलकाता से लेकर पेशावर तक। दोस्तों ये पेशावर कहाँ है? तो पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखिएगा, शेर शाह के द्वारा जीटी रोड जो कि कोलकाता से पेशावर यानी पाकिस्तान तक है, इसकी मरम्मत शेर शाह के द्वारा करवाया गया। दोस्तों शेर शाह ने डाक प्रथा का प्रचलन किया था। तो याद रखिएगा, डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा करवाया गया। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन हुआ करते थे। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पुस्तक है पद्मावत, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों शेर शाह सूरी के समकालीन हुआ करते थे। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी यूपी में जायस के हैं। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत इनकी रचना है। तो दोस्तों 1545 तक रहा था शेर शाह। उसके बाद में सिकंदर सूरी आया था 1555 में, जो कि हुमायूं के साथ में युद्ध हुआ। सिकंदर सूरी एवं हुमायूं के बीच में सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है 1555 ईस्वी में। इस युद्ध में दोबारा से 15 वर्षों बाद में हुमायूं फिर से दिल्ली की शासन संभालता है। वहाँ पर दोस्तों 1555 में आने के बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई। इसे कहा गया दोस्तों कि यह जीवन भर गिरता पड़ता रहा एवं गिरने पड़ने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों 1556 तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हुमायूं ने शासन किया। उसके बाद में दोस्तों 1556 से अब आते हैं हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर महान सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा। ये थे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हुमायूं के बारे में। अगले वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ अभी आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।